स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने लिक्विड स्टेट स्टार्ट किया था एमडीकेट केमिस्ट्री में, और आज हम इसका लेक्चर 2 ले रहे हैं, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमारे पास बाकी थे जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइम बचता है तो एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे तैयारी इसकी। सही है। तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये 3 चीज़ें बाकी थी। और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी उनमें मैंने आपको जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स पढ़ा दिया था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ा दिया था और एवोपोरेशन। इन 3 चीज़ें कर लेती हैं। अब ये 3 चीज़ें अगली आज मैं आपको पहले समझाता हूँ कि क्या है ये। तो सबसे पहले हमारे पास जो है दिस इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो जैसे तो ये बहुत बेसिक एक बात है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेपर। तो सबसे पहले बात, तो वेपर या बुखारात किसे कहा जाता है, अगर कोई भी लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो दैट इज़ कॉल्ड वेपर। ठीक है ना भाई। तो कोई भी लिक्विड है जो किसी भी वजह से गैस में कन्वर्ट हो गई तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेपर। और वेपर का प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को नॉर्मली तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस इज़ एक्चुअली प्रेशर ऑफ वेपर। वेपर्स का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है। ये तो किसकी बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है। अब इसकी एक और डेफिनेशन निकलती है कि द प्रेशर exerted by vapors, the pressure exerted by vapors when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की मेन डेफिनेशन है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब देखो, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन ये एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं। ठीक है। एवेपोरेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड से कोई चीज़ क्या बन जाती है भाई, गैस। और कंडेंसेशन में कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड बन रही होती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है एवापोरेशन और कंडेंसेशन का। सलाम। जैसे कि आप देखते हैं कॉमनली चल रहा होता है वाटर साइकिल, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो जो बारिश होती है तो उसके अंदर ये रिवर्सिबल प्रोसेस चलता रहता है एवापोरेशन और कंडेंसेशन का। जब हीट की वजह से जब हीट पड़ती है ओशियंस में, समंदरों में, तो उनका पानी पहले एवोपरेट होता है और एवोपरेट बन के वो बादलों की सूरत में, क्लाउड्स की सूरत में कन्वर्ट होता है। फिर वो क्लाउड्स मूव करते हुए ज़मीन की तरफ आते हैं और जहाँ पर साजगार माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर वही गैसेस लिक्विफाई होकर रेन की सूरत में, बारिश की सूरत में बरसना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कंडेंसेशन। तो ये जो कंडेंसेशन, अब फिर वही पानी दोबारा चले जाता है नदी नालों से होते हुए, बरसाती नालों से होते हुए समंदर में, फिर दोबारा एवोपरेट हो जाता है। ये वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, ये बार बार चलते रहता है, पानी का चक्कर, आबी चक्कर जो होता है। तो ये एवोपरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एवोपरेशन और ये जो कंडेंसेशन ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है भाई। तो अगर इन दोनों के स्पीड, इन दोनों के रेट अगर बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम एक अचीव हो जाए वेपर्स के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक बीकर लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग अ बीकर, ठीक है। तो अगर हम एक बीकर ले लेते हैं और उसमें हमको लिक्विड डाल देते हैं, उसमें कोई भी लिक्विड हमने डाल दी, लिक्विड डाल दी, जैसे मान लेते हैं वाटर डाल दिया, H2O। तो वाटर क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये वाटर जो है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होना शुरू होंगे, एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में एवोपरेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ हो रही होगी, और फिर ऊपर जैसे कि अगर हमने इसको लिड लगा के पैक कर दिया तो कंडेंसेशन भी हो रही होगी कि पहले तो ये वेपर्स बन जा रहे होंगे, फिर ये वेपर बाद में जाकर दोबारा से लिक्विड के फॉर्म में आ जा रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही होगी। तो इस शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग में एट द स्टार्ट एवोपरेशन की स्पीड फास्ट होगी, कंडेंसेशन की स्लो होगी। और आहिस्ता आहिस्ता करके जब टाइम गुजरता रहेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब जिस स्पीड से एवोपरेशन हो रही होगी उसी स्पीड से कंडेंसेशन हो रही होगी। मतलब शुरू में जो वेपर जनरेट होंगे वो कम जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब उनका वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब
उनका जो प्रेशर है ना, जो जाहिर सी बात है वेपर्स हैं, वेपर्स क्या हैं, वेपर्स भी गैसेस हैं, तो वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो शुरू में तो जो वेपर का प्रेशर है, जो प्रेशर होगा इन वेपर्स का, उसमें वेरिएशन आएगी, बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी। एक ऐसा ख़ास पॉइंट आएगा कि जब वेपर प्रेशर फिक्स हो जाएगी ख़ास टेम्परेचर पे, मान लेते हैं अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, जो प्रेशर इन वेपर्स का वो फिक्स हो जाएगा, मान लेते हैं 60 टोर हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही होगी। क्यों चेंजिंग नहीं आ रही होगी? क्योंकि जिस स्पीड से एवोपरेशन हो रही है उसी स्पीड से कंडेंसेशन हो रही है, तो ऐसा फील हो रहा होगा जैसे न्यू वेपर्स नहीं जनरेट हो रहे हैं, मैक्सिमम सैचुरेट हो गया ये वाला जो कंटेनर है या उससे वेपर्स है। तो ये जो प्रेशर फिर हमारे पास होगा ये वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कि कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड है जिसमें वेपर जनरेट हो रहा है, तो अगर वो एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। अच्छा, ये वेपर प्रेशर तमाम लिक्विड्स का सेम नहीं होता, ये लिक्विड टू लिक्विड हमारे पास क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। इसके हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, क्या फैक्टर्स होते हैं, तो दो फैक्टर्स इसमें हम ले सकते हैं कि देयर आर 2 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जो ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ कि जो वेपर प्रेशर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी ना, उनका वेपर प्रेशर कम होगा। रीज़न क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जब लिक्विड्स में ज़्यादा है तो वो इजीली एवोपोरेट ही नहीं हो पाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ कि विच हैज़ ग्रेटेस्ट वेपर प्रेशर, क्या बताइए इन चारों में से किसका वेपर प्रेशर हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट आएगा। और 4 ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके सामने। मैं आपके सामने एक ऑप्शन लिखता हूँ जस्ट वाटर, एक ऑप्शन लिखता हूँ HF, एक मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूँ CCl4, और एक ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ लाइक HCl। तो आप बता सकते हैं कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका जनरेट होगा? CCl4, वेरी गुड। चूँकि नॉन पोलर नेचर का है, CCl नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने की वजह से इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक रहेंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट वेपर प्रेशर होगा, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी यही होगा, ठीक है। यस, ओके, नो इश्यूज, ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, और भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कि विच हैज़ ग्रेटेस्ट वेपर प्रेशर, और मैं 4 ऑप्शन डाल लेता हूँ उसके अंदर हूँ, A B C D, एक C6H12, एक C6H बल्कि 14 डाल लेता हूँ, H18, एक C10H22 और एक डालता हूँ C12H26। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? C6H14 का होगा, चूँकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा वीक पड़ेगा, चूँकि हैं तो सारे नॉन पोलर, LDF होगी सब में, लेकिन LDF जो वीकेस्ट होगी वो C6H14 में होगी, चूँकि शॉर्ट चेन है। तो ये हेक्सेन होगा जो है, इसके अंदर ग्रेटेस्ट वेपर प्रेशर आएगा। तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट से देखते हुए हम बता सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने पीछे पढ़ ली है, तो वो सारी लॉजिक वहीं यूज़ हो जाएगी सारी इसकी आप, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। देखो बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट खुद क्या है, एक टेम्परेचर है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एक तरह का एक टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है, सिंपल। अगर हम सिंपली एक बात करें तो द टेम्परेचर
एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये तो इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन होगी। इसकी लॉन्ग डेफिनेशन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point. The boiling point एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी जो गैस है लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है Vp मतलब वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं, लिक्विड प्रेशर भी कह सकते हैं, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसी को एक्सटर्नल प्रेशर भी कहा जाता है। तो कुछ बच्चे इस तरह से भी डेफिनेशन याद रखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, या वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो एक खास टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको भी मैं समझाता हूँ। और बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज़ याद रखनी है, और भी चीज़ें बता देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट में ठीक है जो है वो ये हाई टेम्परेचर पे होता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, इट एग्जिस्ट एट अ फिक्स टेम्परेचर। जैसे एवापोरेशन में पढ़ा था कि वो हमारे पास ऑल टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी स्टेट चेंज वही हो रही होती है, लिक्विड जो है वो गैस बन रहा होता है इसके अंदर भी, जैसा एवापोरेशन में होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एवापोरेशन तो बस सिंपल ये है लिक्विड का गैस बन जाना, बट बॉइलिंग पॉइंट में कई सारी और बातें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात ये करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्स टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज़ नहीं कर सकते। एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक ही हीट अप हो सकता है, उसके आगे हीट अप नहीं होगा और ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है। जैसे लिक्विड, जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। अब ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, तो ऑयल वाटर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से आगे टेम्परेचर कभी भी रीच नहीं होता। अच्छा, अगर आप हीट दें बॉइलिंग पॉइंट के आगे, अब वाटर ने अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच कर लिया है, ठीक है, लाइक 100 डिग्री तक पहुंच गया है, आप उसको हीट दे रहे हैं, तब वो हीट कहाँ जाएगी? वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो एट बॉइलिंग पॉइंट the heat given to liquid only increases the kinetic energy of molecules without changing temperature। सिंपल बात है कि बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के बाद आप जितना भी जो है वो हीट देंगे किसको, किसी भी लिक्विड को, तो वो क्या करेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ करेगा, और वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगा। तभी जब पानी बॉयल होने लगता है तो उसमें उसके मॉलिक्यूल्स में एक तरह से हैपहज़र्ड एक मोशन क्रिएट हो जाती है, और वो एक बेहंगम तरह से जो है ना वो मूव करने लगता है लिक्विड। वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा? नहीं, अभी वो उस पर बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा रुक जाए। मैं जो भी बता रहा था, मैं जो बात बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ कि कम कि लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के बाद उसको आप जितने भी हीट देते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, के को बढ़ा रहा होता है उससे। तो अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, वेलोसिटी है। तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, जिससे एक हलचल मच जाती है लिक्विड के अंदर और वो मूव करना शुरू करते हैं। तो देखो, एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग एक कूलिंग प्रोसेस नहीं है।
व्हेन एवर लिक्विड इज बॉइलिंग तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, वो हीट अप हो रहा होता है, वो गर्म हो रहा होता है, और उसमें और गर्म क्या, पूरा लिक्विड गर्म हो रहा होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही होती है और हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है थ्रू आउट द लिक्विड। और जब लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन या रेडिएशन। लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र जब होती है बॉइलिंग के अंदर तो वो क्या होती है, कंडक्शन होती है, कॉन्वेक्शन की, रेडिएशन। क्या चीज़ होती है, कंडक्शन। कॉन्वेक्शन होती है ना भाई, कंडक्शन होती है सिर्फ सॉलिड्स में। अगर सॉलिड से हीट कंडक्ट कर रहा है तो उसको कंडक्शन कहते हैं। लिक्विड से हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो दैट इज़ कॉन्वेक्शन, और अगर गैसेस के थ्रू हो रही है दिस इज रेडिएशन। रेडिएशन तो अलग चीज़ है ना भाई, गैसेस के थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है कहीं पे तो ये तो बॉइलिंग का मैंने बताया। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को ना, कि जैसे कि फिर फैक्टर पे आते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक बीकर ले लेते हैं, आई एम टेकिंग अ बीकर हेयर। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम भी थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं दो रीजन्स में बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका फैक्टर भी यहीं पर मैं कवर अप कर दूँ। तो एक थोड़ा हिली एरिया बनाता हूँ, एक थोड़ा सा डाउन एरिया बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये रहा हमारा समंदर, ये समंदर है, कुछ भी हमारी सी व्यू है, ये मान लेते हैं। आपकी बल्दिया से तो बड़ा करीब है, जब भी हम लोग को जाना होता है यहीं से गुजरते हैं सईदाबाद से, ठीक है। तो यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है बस, हॉक्स वे वगैरह, ठीक है। आप लोग तो बहुत जाते होंगे, ठीक है। ओके, कहते हैं लोग, बेटा जाते कहाँ होंगे, ठीक है। ओके, सी व्यू। तो अब सी व्यू जो है वो मतलब कोई भी समंदर हो सकता है। अब ये सी व्यू के सामने ये पूरा हमारे पास क्या है बेटा, सी लेवल है। ये सी लेवल है, सतह समंदर जिसको हम कहते हैं। ये थोड़ा हाई एरिया है, ये हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। जैसे कि मेरा जहाँ से ताल्लुक है औरंगी टाउन से, तो दैट इज़ द हिली रीजन, मतलब ऊंचाई पर है वो, कराची में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो कुछ एरियाज़ हिली हैं, कुछ एरिया थोड़े लो लाइंग एरियाज़ हैं कराची में, ठीक है। अब सी लेवल पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी लेवल पर हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, एक बीकर रख देते हैं। आई एम जस्ट हैविंग अ बीकर है, यहाँ पर मैं बीकर रखता हूँ और बीकर के अंदर मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, वाटर डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर H2O है, पानी है ये, ठीक है, बीकर के अंदर। अब वाटर का अपना एक प्रेशर हो और टेम्परेचर अभी इस वक्त मान लेते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर का इस वक्त हो रहा है, मतलब इस लिक्विड का भी इतना ही टेम्परेचर लगभग हो रहा है, ठीक है। तो लिक्विड का टेम्परेचर कह देता हूँ, बाहर का टेम्परेचर इतना लिंक नहीं करेगा। जैसे लिक्विड का टेम्परेचर इस वक्त हम मान लेते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और बाहर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो बाहर का जो प्रेशर हमारे पास है एटमॉस्फेयर का, चूँकि सी लेवल है, सी लेवल पर हमें पता है कि 1 ATM प्रेशर होता है, या हम कह सकते हैं 760 टोर होता है, ये पता है हमें, सिंपल सी बात है। क्योंकि समंदर के ऊपर सामने हमने रखा हुआ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सी लेवल के पास है, तो हवा का दबाव 1 एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेशर। अब इस पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है इस वाटर का। अच्छा, वेपर प्रेशर इस वक्त जो इसका है, इंटरनल प्रेशर, वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि वो 80 टोर है, 80 टोर तक आ रहा है। तो अभी इस वक्त ये बॉयल नहीं हो रहा वाटर, चूँकि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। टोर में देख लें तो 80 टोर है, 80 टोर है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अभी इसमें कोई बिल्कुल नॉर्मल से ये पानी आपको लगेगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, किसी तरह से इसको हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर रेस करेगा, और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जब टेम्परेचर रेस करेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर ज़्यादा जनरेट होंगे, यहाँ तक कि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, 35, 45, 65, 75, 85, 95, यहाँ तक कि ये टेम्परेचर 100 तक आ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा तो उस वक्त ये वेपर प्रेशर पता है कितना हो जाएगा, 760 टोर। तो अब हम देख सकते हैं इस टेम्परेचर पर क्या हुआ कि जो लिक्विड का प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, वो एक्सटर्नल के बराबर हो गया, और यहाँ पर लिक्विड अब बॉयल करना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर कहलाएगा हमारे पास, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ नहीं, इसको हम एक और नाम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है सर, अगर बॉइलिंग पॉइंट को सी लेवल पर अगर कैलकुलेट किया जाएगा
तो उसे कहा जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सी लेवल पर अगर एक्सपेरिमेंट करें तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अब यही हम क्या करें, किसी हिली रीजन पे सेम प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं जाकर। जैसे जब हम अपने औरंगी टाउन में जब हम उसको पानी उबालते हैं तो वहाँ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं होता, तो वहाँ पानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है हमारे इलाकों में। अगर आप और माउंटेनियस रीजन में तो 90 पे भी हो सकता है, खासतौर पे केपी के साइड पे आप चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज, एबटाबाद, अयूबिया, स्कर्दू, गिलगित, बल्तिस्तान, कोहाट, सवात, तो वो तो फिर ये चित्राल, वो तो बहुत ही ऊपर हिल एरिया, तो कुछ भी नहीं, कराची तो बहुत नीचे उससे। तो अब हिली रीजन में किसी भी हिली रीजन में जा सकते हैं, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई भी मिसाल उठा सकते हैं जो हिली रीजन्स हैं, ठीक है। अब हिली रीजन्स में हम यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर हमने वही सेम बीकर रख दिया, अब बीकर के साथ हमने सेम वो पानी डाल दिया, H2O ये रहा। अब बाहर का जो प्रेशर है वो 760 टोर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, बेसिक बात है, हवा का दबाव कम से कम होता रहता है। तो अब यहाँ एयर का प्रेशर कम हो चुका है, मान लेते हैं कि 720 टोर, कुछ भी जो है वो सपोज कर लेते हैं, 760 के बजाय 720 टोर हो गया, और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगा। अब अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे, मतलब हीट करेंगे, अब यहाँ से हमने उसको हीट किया, अभी भी समझ लो वेव टेम्परेचर सेम चल रहा है, अभी मान लो कि इसका टेम्परेचर इसका भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वेपर प्रेशर अभी इसका सेम वही जैसे 80 टोर है, सेम है जैसा कंडीशन वहाँ पर थी। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हीट करने पर क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब इसको वेपर प्रेशर कहाँ तक बढ़ेगा, ये 760 टोर तक नहीं जाएगा, अब इसका वेपर प्रेशर जाएगा 720 टोर तक, और ये बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और ये मान ले कि ये इस टेम्परेचर पर नहीं होगी, ये मान लेते हैं 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा। अब 92 डिग्री सेंटीग्रेड भी बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की, पानी इस टेम्परेचर पे भी बॉयल हो सकता है। 100 डिग्री सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है पानी की, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर, है ना भाई, एक्सटर्नल प्रेशर पर। जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं प्रेशर रिड्यूस होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होती है, क्योंकि वेपर प्रेशर जल्दी एटमॉस्फेरिक के बराबर रीच कर जाता है, कॉमन सेंस वाली बात है। और ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप इसकी कर सकते हैं, कोई ऐसे नहीं कि हवाई बातें, ऐसा होता है। तो हाँ, अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम बॉइलिंग पॉइंट किसी की फिक्स देख रहे होते हैं ना, तो हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देख रहे होते हैं, लिखा हुआ भी होता है एट सी लेवल, मतलब कहीं कहीं पर लिखा होता है, टेबल बनी हो तो लिखा होता है कि 1 ATM एक्सटर्नल प्रेशर पर ये है, सी लेवल पर ये है। अदरवाइज आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगी। इसलिए माउंटेनियस रीजन जो होती है उसमें खाना देर से पकता है, फूड इज कुक्ड लेट इन माउंटेनियस रीजन्स। क्यों खाना देर से पकता है, चूँकि उसके अंदर जाहिर सी बात है ना, बॉइलिंग पॉइंट वाटर के वो वहाँ पानी ज़्यादा गर्म ही नहीं हो पाता, ऑयल ज़्यादा गर्म ही नहीं हो पाता, चूँकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच कर जाता है। दैट्स वाई प्रेशर कुकर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं रैपिड कुकिंग के लिए, समझ गए। तो अच्छा लिक्विड पर भी वेरी करेगा ये। अब लिक्विड चेंज करने से भी चीज़ें चेंज होंगी। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक और बीकर ले लेते हैं बेटा, अभी एक और बीकर ले लेते हैं, और इस बीकर में हम लोग डाल देते हैं जैसे कि पेट्रोल डाल देते हैं इसके अंदर हम लोग। नाउ हियर इज पेट्रोल है, ज़रा समझिएगा गौर से, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। ये पेट्रोल हम ले लेते हैं, अब पेट्रोल डाल दिया इसके अंदर। अब जाहिर सी बात है पेट्रोल का भी वेपर प्रेशर होगा, अच्छा पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक है। तो अगर वही 35 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो उसका वेपर प्रेशर हमारे पास, मतलब उसका 80 टोर आ रहा था ना, इसका मान लेते 300 टोर आ रहा होगा, वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा हमने पढ़ा है अभी पीछे टॉपिक में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ज़्यादा वेपर जनरेट होता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें रीच करवाना है तो हम उसको भी क्या करेंगे, हीट करेंगे। चाहिए काम घर पे आप नहीं करेंगे, हम कभी भी घर पे हम पेट्रोल की बॉइलिंग पॉइंट मालूम नहीं करेंगे। पेट्रोल के साथ एक मसला है, बॉयल होने से पहले कंबस्शन हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले फ्लेम पॉइंट रीच हो जाता है उसका, इससे वो जल जाता है। अक्सर फ्यूल के साथ ये मामला रहता है, इससे पहले कि बॉयल है वो फट जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मैं ऐसी बता रहा हूँ, मान लेते कि हम ये प्रैक्टिकल वैक्यूम में कर रहे हैं, वैक्यूम चेंबर में कर रहे हैं, तो हो सकता है, वरना आप कभी भी बॉयल होता हुआ देख नहीं सकते हैं पेट्रोल को। इससे पहले का नहीं, फ्लेम पॉइंट फिक्स रहता है, हाँ फिर हो जाएगा बॉयल, हाँ प्रेशर वो हमने पढ़ा था ना, वो पुराने ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर,
तो रिड्यूस प्रेशर पे आप डिस्टिल कर लो, जलने से पहले वो कर हो जाता है, पढ़ा होगा आपने। तो अब ये हमारे पास वेपर प्रेशर आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करते हैं, मान लेते हैं वैक्यूम कंडीशन में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पर क्या होता है कि अब टेम्परेचर इसका, अब 760 से जाने के लिए टेम्परेचर इसका मान लें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा और ये 760 टोर हो जाएगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, 60 डिग्री। इट मीन्स कि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, चूँकि सबके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिफरेंट है, तो उस लिहाज से उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई, इतनी सारी बातें जो मैंने की, इससे हमें पता लगा फैक्टर्स, इससे हमें फैक्टर्स समझ में आए। क्या फैक्टर समझ में आए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। सही बात है भाई, जिस चीज़ का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, जिस कंपाउंड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आप 1000 एग्जाम्पल आ सकती है उसके अंदर, कई ऑप्शन बना सकते हैं इसके अंदर हम, अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट सही है तो हमने कल पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं आप क्वेश्चन लिखता हूँ कि विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आप बताइए कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाईएस्ट होगी, और मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, A B C D। एक ऑप्शन में ब्रोमीन Br2 दे देता हूँ, एक ऑप्शन में H2O वाटर दे देता हूँ, एक ऑप्शन में दे देता हूँ आपको लाइक वाटर के अलावा एक ऑप्शन में आपको दे देता हूँ C6H14, एक ऑप्शन में आपको दे देता हूँ C2H5OH। अब बताइए कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, वाटर की होगी। समझ में आ रही है क्यों होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इसमें पाई जा रही है। चूँकि ब्रोमीन को तो हटा दो, LDF है इसके अंदर, इथाइल को, अच्छा इसको भी हटा दो, इसमें भी LDF है, हेक्सेन है ना, ये हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है। अब D और B में मुकाबला है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट B में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है बनिस्बत उसके वाटर के। वाटर में 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही है, हमारी जगह से मिल रही है, तो इस लिहाज से भी ऑप्शन तो कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं अपने दिमाग से बना रहा हूँ कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ी ना कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सर नसीब ने लिख दिया बोर्ड पे तो भाई पक्का है करके चले जाओ, फालतू बात है सारी। कोई ऐसी बात नहीं कि जो मैं MCQs लिख रहा हूँ वही आएगा, हाँ कॉन्सेप्ट वही आएगा, ये गारंटी है इस चीज़, कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। अब बोलो। हाँ, किस पर मौजूद है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर मल्टीपल पर है तो कितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस पर मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्ड ही ना हो तो फिर हम, कल आप एब्सेंट थे, वो कल हमने कर लिया वो इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। लेक्चर 2 चले, लेक्चर 1 में ये बात हो चुकी है, ठीक है। तो वो दोबारा रिपीट करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, LDF DDI ये सब चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी ना, तो डिटेल में पढ़ाते। ओके, पहले चीज़ तो ये हो गई। अभी MCQs आएंगे तो देख लेना, पता लग जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमें ये भी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही बात है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया कि वेयर वाटर बॉयल्स फर्स्ट, बताओ इन चारों में से पानी जल्दी कहाँ पर बॉयल हो जाएगा। 4 ऑप्शन लिख लेता हूँ, एक लिखता हूँ मरी, एक लिख लेता हूँ सवात, एक लिख लेता हूँ चित्राल, एक लिख लेता हूँ स्कर्दू। 4 अलग अलग इलाकों के नाम मैंने लिख दिए। तो स्कर्दू कहाँ है, स्कर्दू नॉर्दर्न एरियाज में बेटा। अरे ये तो ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब अच्छा माशाल्लाह, अरे जो गए हैं उनको एक अलग बात है, जिनको पता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही है कि स्कर्दू हाईएस्ट लोकेशन है पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ जो सिंदूर पोलो फेस्टिवल होता है वो सबसे मतलब ऊंचा मकाम है पोलो फेस्टिवल का, और सबसे ऊंचा डेजर्ट भी वहीं पर है, क्या कहते हैं, दियोसाई प्लेट्यू, ठीक है। वो तो है कि हम पाकिस्तानी, लेकिन क्या इसके लिए जीके थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। आगे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा सबका, तो ऐसा थोड़ी ना क्या मतलब क्या एनसाइक्लोपीडिया चलते फिरते हैं तुम कि सबका तुमको पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा ना भाई सबका। अब किसी में भी पास्कल में दिया जा सकता है, टोर में दिया जा सकता है,
अब यहाँ पर दिया हुआ है 710 टोर, यहाँ दिया हुआ है 700 टोर, यहाँ दिया हुआ है 720 टोर, यहाँ दिया हुआ है 695 टोर। तो अब सबसे जल्दी पानी कहाँ बॉयल होगा? इस गर्दों में। अब देखकर समझ में आ रहा है ना, चूँकि वेपर प्रेशर कम है। तो ये गूगल थोड़ी ना हो आप लोग कि आप लोगों को सबका बता दें। अगर कहीं और का स्विट्ज़रलैंड दे दिया, ठीक है, या फिर एल्प दे दिया, कोई और इलाकों के नाम दे दिए, अंटार्कटिका दे दिया, अब हमको सबका थोड़ी ना पता है। वेपर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया होगा, इतना टेंशन में ढूंढने डालेंगे, पहले ही बच्चा टेंशन में होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब वो एक अलग बात है, जितना भी हो, वो लोकेशन उसकी अलग है, वो बहुत ऊपर भी है, बहुत नीचे भी है। अंटार्कटिका के अंदर लोकेशंस डिफरेंट है ना। अब वो जब हम नॉलेज की बात करें वो एक अलग चीज़ है। यहाँ तो हम नॉलेज लेने से बजाय हम यहाँ पर नंबर लेने के लिए बैठे हैं। बात तो सही है, मज़ेदार बातें हैं वो, लेकिन हमें तो MCQs निकालना है अपना सही एक्यूरेट सही नंबर के साथ। तो फैक्टर्स यहाँ पर हमने 2 फैक्टर्स याद रखने हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ भी डायरेक्टली रिलेशन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर? एक फ़र्क होना चाहिए। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका सही नहीं आ रहा होता है। जैसे हम अपने औरंगी टाउन के स्कूलों में जब हम इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं ना, अच्छा इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट जब हम निकालते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करके तो वो 76 पर बॉयल हो जाता है। अब हम लोग हमेशा से परेशान रहते थे कि ऐसा क्यों होता है। मतलब और कई बार किया, न्यू इथाइल अल्कोहल लेकर आए, फ्रेश न्यू, ब्रांड न्यू, उसको भी कर रहे हैं तो 76। अब हमें इतना कॉन्सेप्ट शुरू में तो था नहीं, जब स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किया था आज से 15 साल पहले, और हम लोग लगा था केमिकल ख़राब है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो जब हमने आगे रिसर्च किया तो पता लगा कि भाई चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मसला है, चूँकि हमारा जो औरंगी टाउन है वो अप है, अपवर्ड है, तो इतना ऊंचाई पर है कि जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की जो बॉइलिंग पॉइंट हम निकालेंगे 1 से 2 डिग्री का फ़र्क सब में आएगा। समझ गए? ये होता है ऐसा। तो अभी डिपेंड करता है, तो ये फिक्स नहीं रहता मतलब कभी भी, एक चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है भाई? बिठा दो उसको। लास्ट टॉपिक करेंगे एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ ही फिर MCQ शुरू हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये भी एक बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझने का है। एनएमएलएस के क्या मतलब होता है? इरेगुलर, बेतरतीब, बेतरतीब। एनएमएलएस बिहेवियर, बर्ताव ऑफ वाटर, पानी का बेतरतीब बर्ताव। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में समझ लें इस चीज़ को। एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? देखो, कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेंगे ना, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस लेंगे, जब आप इसको हीट करोगे तो वो चीज़ क्या होगी? एक्सपेंड होगी। और जब आप उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी भाई? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये कॉमन बिहेवियर है जो फिज़िक्स का देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस जो हमें देखने को मिलता है फिज़िक्स में। और लिक्विड और पानी के साथ भी ऐसे ही होता है। पानी में भी ऐसे ही हीट करेंगे तो एक्सपेंड होगा, कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो इसी टेम्परेचर पर वाटर का होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि इस टेम्परेचर के बीच में अब अगर वाटर को हीट करोगे तो वो क्या होगी? बजाय मतलब एक्सपेंड होने के कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कूल करोगे तो बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के एक्सपेंड होगी। दिस इज़ द एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों होता है और इससे क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं ये बताता हूँ। देखो, जब वाटर की बात करते हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब करीब होते हैं।
बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है। और उनका एक वॉल्यूम होता है, जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनका एक डेंसिटी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। तो मैक्स डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, और वो हमारे पास कितनी आती है 1 ग्राम पर ml, यही होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब अगर आप टेम्परेचर को और कम करते हो, आप टेम्परेचर को ड्रॉप करते हो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 4 डिग्री के बाद 3, 2, 1, 0 जब हम करते हैं ना, तो 4 डिग्री से जैसे डाउन होता है वैसे ही वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। अब जब वाटर के फ्रीज हो रहा है तो स्टेट चेंज हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ये वाटर रहेगा नहीं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। अब आइस की जो डेंसिटी होती है, अगर आइस की डेंसिटी की बात करें ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से कम होती है, 0.92 ग्राम पर ml, इतनी रहती है। अब देखा जाए तो सॉलिड है, लेकिन इसकी डेंसिटी पानी से कम है। सॉलिड है, मतलब सॉलिड की डेंसिटी असल में ज़्यादातर क्या होती है, लिक्विड से ज़्यादा होती है। लेकिन वाटर के केस में इसका जो सॉलिड होता है ना, वो लाइटर देन इट्स लिक्विड होता है। यही वजह है कि जब आइस क्यूब्स को आप पानी में डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। आइस क्यूब पानी में डूबता नहीं, क्यों? चूँकि आइस की डेंसिटी पानी से कम है, तो जो चीज़ पानी की कम डेंसिटी जिसकी है वो ऊपर फ्लोट करेगी पानी की सतह पर, सरफेस पर। अब ऐसा होता क्यों है, सवाल तो ये है ना भाई। साइंस तो ये बोलती है कि ऐसा होता क्यों है, चीज़ें तो सबको पता है। तो रीज़न क्या है कि जब हम टेम्परेचर को डाउन कर रहे होते हैं तो अब देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस तरह से होती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो आपस में करीब करीब होते हैं। जैसे ये H2O के, मैं पूरा H2O नहीं लिख रहा, मैं बस मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में एक करीब क्लोज इंटरेक्शन के अंदर होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, जब आप इसको कूल डाउन करना शुरू करते हैं, तो कूल डाउन करने से होता क्या है, अच्छा अब इसकी डेंसिटी भी हमें पता है 1 ग्राम पर ml है ना भाई, 1 ग्राम पर ml होगी। लेकिन जब आप इसको ठंडा करते हैं, तब जब ये सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो आइस की सूरत अख्तियार करता है। और आइस क्या है, आइस हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और हर क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर होता है फिक्स, और आइस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है आइस के क्रिस्टल का। तो टेट्राहेड्रल इस तरह से होता है, इस टाइप का। तो इस टाइप का हमने देखा है ना टेट्राहेड्रल, इस टाइप का होता है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल बनते हैं। अब जब ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं टेट्राहेड्रल होते हैं, तो आप देख लें कि इनके मुकाबले में ये क्लोज पैकिंग है और ये पैकिंग लूज पैकिंग हो जाती है उसकी। थोड़ा डिस्टेंस आ गया ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, इससे क्या होगा, जब डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इनका वेट कम हो गया और इनका जो डेंसिटी है वो कम हो गया, 0.92 ग्राम पर ml हो गया। ये हमारा आइस है। ये वो लॉजिक, इसी वजह से जब हम टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं ना, तो बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के वाटर एक्सपेंड हो रहा होता है। एक्सपेंशन होने की वजह क्या होती है, चूंकि वो आइस की बर्फ़ की सूरत को तैयार कर रहा होता है, और आइस के क्रिस्टल जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं, उनके बीच में जो गैप्स होती हैं, जो फ्री स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसी फ्री स्पेस की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। यही वो वजह है कि बर्फ़ पानी के मुकाबले में हल्का होता है। ऐसी बात है ना भाई, सिंपल सी बात है। और यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे बेनिफिट, सबसे मेन बेनिफिट उसमें एक्वेटिक लाइफ के लिए होता है। इन पोलर रीजन्स पढ़ा होगा आपने इसको, कि पोलर रीजन्स में मतलब ठंडे जो इलाके हमारे पास होते हैं, आप ठंडे इलाकों से हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एंटार्क्टिका हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया पूरा हमारा, ठीक है। अब ठंडे इलाकों में आपको पता है कि वहाँ पर भी समंदर वगैरह होते हैं। आर्कटिक सर्कल में आर्कटिक ओशन है, इसी तरह से हमारे एंटार्क्टिका में एंटार्क्टिक ओशन है, तो समंदर हैं बड़े बड़े। अब वो समंदरों की वजह से क्या, अच्छा उनमें क्या होता है, समंदर जमे हुए होते हैं। अक्सर होता है कि साल के 6 महीने 8 महीने ये समंदर जमा रहता है। आर्कटिक ओशन जैसे पूरा जमा रहता है, साल के 8-10 महीने जमा रहता है, 2 महीने सिर्फ पानी रहता है उसमें। अच्छा, वहाँ पर सारे जानवर भी रहते हैं, जानवर वगैरह रहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ है ना वो उसके ऊपर आकर, मतलब जो बर्फ़ है ऊपर आके एक लेयर बना लेती है, एक लेयर बना लेती है। अब वो लेयर जो होती है ना, जो थिक सी लेयर होती है, वो काफ़ी थिक लेयर होती है आइस की, जिस पर आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं, इतनी थिक होती है, ट्रक भी चल जाता है, वो बहुत मोटी थिक लेयर्स होती हैं। अब वो जो थिक लेयर होती है ना, वो एक इंसुलेशन का काम करती है
किसके लिए? नीचे मौजूद फिशेस के लिए। हाँ, तो नीचे चूँकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो जो बर्फ़ ऊपर आ जाते हैं ना, बर्फ़ ऊपर किसके? ओशियंस के, तो वो एक तरह से ब्लैंकेट का काम करती है और नीचे का जो टेम्परेचर है वाटर का वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखती है। जैसे जो हमारे पास वो हैं मछलियाँ वगैरह हैं जो असल में कोल्ड ब्लडेड हैं, उनको वार्म होने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से। इसलिए उनका टेम्परेचर जो है ना 4 डिग्री पे मेंटेन रहता है। भले बाहर का टेम्परेचर -50 चल रहा हो, -40 चल रहा हो, लेकिन पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री पर होता है। उससे क्या होता है, वो सर्वाइव कर पाती हैं, मछलियों की जो है वो मरती नहीं है सादा ठंडे पानी से। एक ये नेचर में ये फ़ायदा देता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और उसके बाद फिर वहाँ पर पोलर बेयर्स जो होते हैं, नॉर्थ पोल में आप जाएंगे तो पोलर बेयर्स मिलेंगे, साउथ पोल में आपको पेंगुइन्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो है उनके फूड अब होता है ना, क्योंकि आपको पता है पोलर बेयर्स या पेंगुइन्स फिश पर गुजारा करते हैं। तो फिश, जाहिर सी बात है, तो फिश जिंदा रहेंगे तो वो जिंदा रहेंगे, अगर फिश मर गए तो पोलर बेयर्स भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तरह से फूड चेंज होगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। आप पूछें क्या कह रहे हैं? जो पानी होता है वो फ्रीजिंग होता है, मतलब जैसे मैंने देखा है काफ़ी बार के काफ़ी फ्रीजिंग होता है, अगर कोई इंसान उसमें आग भी डाले। देखो इंसानों की, हाँ, इंसानों के लिए जो है ना, अब जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड मछलियों के लिए तो काबिल कबूल है पानी का, लेकिन इंसानों के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है, हम कोल्ड ब्लडेड तो नहीं है। तो होता है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट वो मैं बता रहा हूँ ना उसको। नॉर्मल पानी की अगर हम बात करें ना, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो सकता है इंसान को बहुत देर तक ठंडे टेम्परेचर पर पानी में रहने की वजह से। स्ट्रोक भी हो सकता है, कार्डियो डिजीज़, बहुत सारी चीज़ें, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बहुत ठंडे पानी से इंसानों के लिए। और एक जिसकी आप बात करें वो फ्रॉस्ट बाइट है, वो बर्फ़ की वजह से, वो फ्रॉस्ट बाइट होता है ना कि भी देखा होगा बहुत ठंडी जगह है, मतलब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है और आपने मेटल के कोई ऑब्जेक्ट है या बर्फ़ ही उसको आपने हाथ लगा दिया तो वो चिपक जाता है वहाँ पर, या फिर वो खून को भी जमा देता है वहाँ पर, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। वो पानी से कभी भी नहीं होता है, पानी से फ्रॉस्ट बाइट नहीं होता। फिर किसकी बात कर रहे हैं? सर अगर जैसे कोई अपना हाथ भी डाल जाता है पानी के अंदर या थोड़ी देर भी रहे तो उसकी पूरी बॉडी, यही तो हाइपोथर्मिया कहलाती है। ये इंसानों के लिए थोड़ी ना है, ये तो अल्लाह ने मछलियों के लिए ये रखा है। इंसानों का सर्वाइवल थोड़ी ना पानी के अंदर, पानी हमारा हैबिटेट ही नहीं है। अल्लाह ने ये जो 4 डिग्री के टेम्परेचर रखा है ये उनके लिए रखा, मछलियों के लिए। इंसान थोड़ी ना रहना है उसके अंदर, इंसान तो ज़मीन पे रहेगा। तो समझ रहे बात मेरी क्या? तो उसके अंदर डुबकी थोड़ी ना मारते हैं, वो जाते भी होंगे तो उनका टेम्परेचर, वो अक्सर वो होता है कि वो सुराख कर देता है गोल सा और उसमें हाथ डाल के बैठा रहता है वो, है ना, वो मछली वो तो खींच लेते हैं उसको, देखा क्या कार्टून्स में, तो वो अक्सर वो ऊपर ही रहते हैं वो, लेकिन अंदर भी जा सकते हैं। उनकी बॉडी का फिर वो है कि फर वगैरह जो उनके ऊपर है, उनकी बॉडी इंसानों के लिहाज से अलग है। वो तो अंटार्कटिका में घूम रहे होते हैं, पोलर रीजन में। अब आप घूमो ऐसे ही, एक सुबह से शाम तक में आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। लेकिन पोलर बेयर सुबह रात वहीं रहता है, तो उनके ऊपर फर की लेयर देखो, उनके फैट की लेयर चेक करो आप उनकी बॉडी के ऊपर, हमारी थोड़ी ना होती है इतनी लेयर। मतलब वो पोलर बेयर भी हमारे लिहाज से अलग है, अगर जो वो वार्म ब्लडेड है, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक अलग नॉलेज वाली बात है, एक अलग बात है ये, ठीक है। इसलिए ओके, तो एमसीक्यूज़ करते हैं लिक्विड पोर्शन के। सही है, देखते हैं कितने कर पाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्स हैज़ नथिंग टू डू विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, किस फोर्स का? ए और डी। जी, ए एंड डी। डी ऑप्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स का ताल्लुक सिर्फ चार्जेस से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग को कहते हैं, और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स में कोई इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं होती, बताया था ना मैंने, इसमें जस्ट अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हैव नो सिग्निफिकेंस व्हेन वी कंसीडर डैश। किस इनमें से किस प्रोसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स का कोई काम नहीं होता, कोई उसके सिग्निफिकेंस नहीं है? यस, बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीडेशन। रीज़न क्या है? चूँकि ऑक्सीडेशन में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिकल प्रोसेस है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स सिर्फ फिजिकल प्रोसेस पे वो कर रहे होते हैं, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस, या ऑक्सीडेशन में तो लॉस हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं,
In dipole-dipole interaction, the dipoles which can exist are called dash. Dipole-dipole interaction में किस तरह के डायपोल होते हैं? या इंस्टेंटेनियस डायपोल? गलत जवाब। इंड्यूस। परमानेंट डायपोल। डायपोल डायपोल में जो है ना, जैसे HCl है, अब से परमानेंट डायपोल क्रिएट होता है। H पे प्लस चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज हमेशा रहेगा। ये परमानेंट डायपोल्स होते हैं, चार्ज इंड्यूस नहीं होता इन पर किसी तरह से। सही है। जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में चार्ज इंड्यूस हो रहा होता है, इसमें इंड्यूस नहीं होता, इसमें परमानेंट रहता ही यही है। ये बॉन्ड बनाए आगे इस मॉलिक्यूल से ना बनाए, चार्ज इन पर रहेगा, क्योंकि इनके बीच पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। समझ गए? तो गलत जवाब दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पोल्स विच आर इन्वॉल्व व्हेन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर। कितने पोल्स इन्वॉल्व होते हैं जब दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने अप्रोच करते हैं? 2 या 4? 2 पोल्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल। सही है, 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट। इनमें से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किस में एग्जिस्ट करेगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह के डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो डी, वरना तो सी और ए में दिख रही है। ठीक है, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द डैश। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर तो डिपेंड करती ही है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यस ठीक है, डिस्टेंस पे भी करेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाँ। शेप पे नहीं करेगी, सही है, बोथ ए एंड बी। डिस्टेंस पर भी एक तरह से कर सकती है, क्योंकि डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा अगर होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। HCl HBr HI वही मतलब एक ही बात आ गई। जैसे देखो HF है ना और HI है। अब इनमें अगर हम देखेंगे किसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, HF में स्ट्रॉन्ग होगी HI के मुकाबले में। रीज़न क्या होगी कि HF का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है HI के मुकाबले में, लेकिन साथ में हम एटॉमिक साइज़ के लिहाज से भी तो बात कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल कम है, इसमें डिस्टेंस मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो दोनों बातें एक ही चीज़ को कह रहे हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल के बीच में तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ रही होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसलिए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है बल्कि, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस डज नॉट इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ पोलर लिक्विड। सही है, बोले, सही बोल रहे हैं, जोर से बोले। मोलर मास, बिल्कुल सही। मोलर मास तो दैट सी बात, उसको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट से, परमानेंट डायपोल इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू डैश। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट बाय कीपिंग एक्सटर्नल प्रेशर सेम। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? किस, ये तो LDF में बताया था ना, LDF देख लो, हीलियम नियॉन आर्गॉन। अब मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा जब तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ेंगी, इससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो टॉप से बॉटम जाएंगे अगर नोबल गैसेस में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीमेंट होगी। सबसे नीचे कौन सा पाया जाएगा? जिनॉन पाया जाएगा, तो जिनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये LDF वाली टॉपिक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ हैलोजेंस। द फॉलोइंग हैलोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन कब से बेटा सॉलिड हो गया? आयोडीन, ब्रोमीन लिक्विड है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट करस्पॉन्ड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। कह रहे कौन सी बात लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के स्ट्रेंथ के बारे में सही है? D आएगा, पक्की बात है। क्या कह रहे हैं? ए कह रहे हैं हेक्सेन इज हाइड्रोकार्बन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सही है, ए तो सही है। बी देखते हैं, हीलियम हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट अमंग नोबल गैस। बिल्कुल गलत, हीलियम के सबसे कम होगी नोबल गैस में।
सी है, द मॉलिक्यूल विथ लॉन्गर चेन लेंथ एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव, इसको सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा इन सब में से? H2S, H2SE, H2O, all have same, all have same, क्या होगा? ऑल have same होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है सब में? FON है ना, FON होना चाहिए, वाटर होगा। ऑल हैव सेम क्यों होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं होता है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी होता है, FON में से कोई एक, ठीक है। सही, आसान MCQs है, बस बनाते रहे आंसर, मुझे होता रहेगा ये हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्यूरेट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर द गिवन हाइड्राइड्स। 4 कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं, बताने हैं एक्यूरेट ऑर्डर। तो H2O की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, मीथेन की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। HF की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया की बात करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब सबसे पहले अगर हम किसके लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएं या हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं, कैसे भी कर लें, जैसे हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आए, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसकी होगी? वाटर की होगी। वाटर के बाद HF की होगी, HF के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद मीथेन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? मीथेन की कम है अमोनिया से, अमोनिया की कम है, ऑप्शन बी यस, और HF की कम है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। तो ये आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर पढ़ा है ना तो आप बता सकोगे। और अमोनिया का तो मैंने आपको बता ही दिया था कल कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट कम है गैसियस स्टेट में, और HF तो लिक्विड होता है। HF के मुकाबले में भी अमोनिया और डाउन है, तो सबसे वीक समझ जाओ जो 3 हम पढ़ते हैं ना, HF, वाटर और अमोनिया, सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में ही, तीनों में से, अगरचे 3-3 हाइड्रोजन उसके बावजूद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्लू इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू डैश। ग्लू जो है वो क्यों चिपकता है किसी चीज़ के साथ, उसकी प्रॉपर्टी, एडेसिव प्रॉपर्टी किस वजह से आती है? जब कोई चीज़ चिपकाते हैं किसी चीज़ को, 2 चीज़ आपस में चिपकती है किसी एल्फी वगैरह की वजह से, तो वो किस तरह से चिपकती है, किस वजह से चिपकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है स्टिकिंग। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यूजेस के अंदर, न्यू बुक के अंदर था ये, जो एडेसिव्स होते हैं ना, एडेसिव से मुराद चिपकाने की कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हाइड्रोजन जो है ना केमिकली बॉन्ड बन रहा होता है, तभी वो चीज़ें एक दूसरे के साथ तेज़ी से जुड़ जाती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा हो रहा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, मतलब लाइक, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मेन रोल करता है एडेसिव्स को चिपकाने में। तो वो इसलिए ऐसे जुड़ जाते हैं कि आराम से टूटती नहीं, निकलती नहीं, बॉन्ड नहीं निकलता उनका। सही है। नेक्स्ट देखते हैं MCQs। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट द टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। नेक्स्ट है सेम, सॉरी, इन एक्सट्रीम कोल्ड सीजन फिश एंड एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव विद इन फ्रोजन वाटर ड्यू टू डैश। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना, जो सभी होता है। तो ये सारी तीनों बातें सही हैं, इंसुलेशन वाली बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। क्या? सेम लिक्विड हैज सेम बॉइलिंग पॉइंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। गलत जवाब। कहाँ से? लिक्विड एक्स हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑन डिफरेंट, हाँ ये हो सकता है ना भाई, डी ऑप्शन हो सकता है भाई। क्या हो गया, बी कहाँ से हो गया? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज। अच्छा देखो, ये एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है जो हमने शायद नहीं पढ़ा है, ये पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में। अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना भाई, ये पोलर है और ये हमारा नॉन पोलर है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो 2 पोलर के बीच में तो हमने पढ़ा था DDI होता है, और 2 नॉन पोलर के बीच में LDF होता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक
यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होती है ना, जो पोलर और नॉन पोलर के बीच में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबाई फोर्सेस। ये हमारे बुक में नहीं है, ये आउट ऑफ द बुक है, ये पंजाब बोर्ड में फेडरल में मिलेगा आपको डिबाई फोर्सेस के बारे में। डिबाई एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर, जिसमें एक पोलर और नॉन पोलर के बीच अट्रैक्शन होती है। तो वैसे हमारी बुक में 2 पोलर 2 नॉन पोलर का तो है, सही है। तो ये एक एक्स्ट्रा MCQs है। नेक्स्ट देखते हैं। एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट द हीलियम एटम when have distorted electron density is called dash। तो द हीलियम एटम के डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन मतलब जब उस पर छोड़ दे उसको, ये तो अभी एक आउट ऑफ द कोर्स जा रहा है, छोड़ो उसको, मतलब बिखरा हुआ होना, उसको छोड़ दे, आउट ऑफ द कोर्स जा रहा है, आगे बढ़े। द इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन Cl2 मॉलिक्यूल, ये बता दें, ये पता है LDF हो गया, ठीक है। उसमें टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, सही है। आगे देखते हैं। In order to boil the water at a standard temperature, external pressure should be dash। अगर हमें पानी को 25 डिग्री पर बॉईल करना है तो बाहर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री स्टैंडर्ड उसके लिहाज से ना, RTP के लिहाज से, रूम टेम्परेचर के लिहाज से। बता, स्टैंडर्ड को छोड़ो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपको पानी को बॉईल करना हो तो बाहर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री पर आपको बॉईल करना है, 25 डिग्री टेम्परेचर रीच हो और पानी बॉईल हो जाए। होता नहीं है ऐसा कभी वैसा, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो आपको बाहर का प्रेशर कितना होगा? 23.7 होगा ना। लो होगा, बढ़ाएंगे क्यों, कम करेंगे ना भाई, तो लो टेम्परेचर पे रीच कर जाएगा। ज़्यादा ऐसा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 उस पर करेंगे तो 1520 से तो 200 डिग्री पहुंच जाएगा, कि 760 पे जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट कम, यही बताया ना मैंने अभी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड? कौन से ट्रू स्टेटमेंट निकालें इसमें से, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, सही बात है, आगे नहीं पढ़ रहे होगा, सही हो। नेक्स्ट है द फैक्टर विच अफेक्ट्स द एवापोरेशन ऑफ वाटर, सारे फैक्टर कल पढ़ाए थे मैंने, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है। तो आसान है, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, रट्टा ही है, तो ये तो जल्दी, इसमें तो मज़ा आता है तुम लोगों को, रट्टा मारो बस, आगे बढ़ते रहो, आंसर बताओ और आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वॉलेटाइल इन नेचर? सब डाईथाइल ईथर, बिल्कुल, चूँकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बड़ा ये भी बढ़ाया था मैंने, आप ये तो हो गया ना। The physical phenomena that can be explained by increasing evaporation. एवोपरेशन हाई होने का फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन हो सकता है? हाँ, ये सभी एवोपरेशन के बारे में, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन समर, मोर वोलेटाइल नेचर ऑफ पेट्रोल देन वाटर, कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्थन वेयर वेसल, सही है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती? बोथ ए एंड बी, हाँ, सरफेस एरिया पे भी नहीं करती, और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स पर करती है ना, बताया तो था अभी। सही, भी क्लियर है। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर देन इथेनॉल एंड डाईइथाइल ईथर ड्यू टू डैश, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, लो वेपर प्रेशर, हाँ, हाई टेम्परेचर पर नहीं, हाई वेपर प्रेशर होगा ना, लो कहाँ से होगा तो उल्टा ही हो जाएगा ये तो।
लो वेपर प्रेशर हाई होगा नहीं सही तो बोल रहा है सही तो बोल रहा है वो लो तो होगा सही बोला सॉरी हाँ ना लो ही वेपर प्रेशर होगा हाई नहीं होगा उसने सही बोला ये मैं बता रहा हूँ मैंने गलती कर दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो लो वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगी सही है